से पहुंचा हूं ढाका। ये ढाका विधानसभा है और मैं मिलवा रहा हूं आलम जी से। युवाओं का आगमन राजनीति में कम हो गया था, अब युवा खुल कर आ रहे हैं और ये प्रशांत किशोर जी के अनुयायी हैं और प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं से ओतप्रोत होने के बाद ये साथ में हैं अभी। और इनकी दावेदारी ढाका विधानसभा क्षेत्र पर है, जो सभी दावा कर सकते हैं, लेकिन इनके पार्टी की नई नीति के तहत ये जनता सेलेक्ट करेगी और उनके ही आशीर्वाद से कोई भी प्रत्याशी घोषित होगा, न कि नेता से। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें बिहार हद तक को। मेरा नाम इफ्तिखार आलम हुआ। मैं ढाका प्रखंड के हरदिया गांव का रहने वाला हूं। कितने दिनों से आप राजनीति में, आपका कब आगमन हुआ? देखिए, पिछले 2 साल पहले जो है प्रशांत किशोर से मैं मिला, और जब यात्रा चल रहा था 2 साल पहले, उसी वक्त मुझे मिलना हुआ प्रशांत जी से और मिल करके मुझे अच्छा लगा। मैं तो कारोबारी आदमी था, बाहर रहता था। मुझे पहली मुलाकात थी। तो राजनीतिक में हमको ये भी नहीं था दूर दूर तक कि मैं कभी राजनीतिक में आऊँगा, कभी नहीं। ऐसा कभी मुझे था ही नहीं कि मैं कभी राजनीतिक में आऊँगा, और ना मैं कभी सोचा था कि मैं राजनेता बनूँगा। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी से मैं मिला, मुझे उनका विचार इतना समझ में आया कि आने वाले समय में जो बिहार के लिए कोई सोचने वाला बंदा है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो देश दुनिया में काम किए हैं, और वो बिहार के भविष्य के और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि इनसे जुड़ करके मुझे काम करना चाहिए। आप भी उसके शिकार थे, इसलिए बाहर गए और बाहर व्यवसाय किए। देखिए, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं तो बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। पढ़ लिख करके मैं भी बाहर प्लान करके जा करके वहाँ रोजी रोटी की तलाश में मैंने काम किया। काम करने के बाद में ट्रेनों का धक्का और वहाँ के जो लोगों का जो ज्यादती होता है, जुल्म जो होता है बिहारियों के साथ में, वो हमने स्वयं जो है कि हमने देखा है और हमारे साथ हुआ ये चीज़। आज जो टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं कुछ नेता जो है कि आकर के कि बिहारी ये, बिहारी वो, बिहारी ये, असल बिहारी वो है जो जा कर के बाहर में कमा रहा है और दूसरों की गाली सुन रहा है। आप जब उसके पास आप जाइएगा, तो उसकी जब फैक्ट्री में जाइएगा, जहाँ वो रहता है वहाँ जाइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब नर्क में आ गया हूँ। उस तरीके का व्यवस्था होता है, घुटन महसूस करता है। एक 10 बाई 10 का रूम होता है, उसमें 10 लोग रहते हैं, उसी में लेटरिन बाथरूम सारा चीज़ का सुविधा होता है। यानी जहन्नुम के जैसा वो जगह है। एक पल के लिए कह सकते हैं। लेकिन सबसे कहा जाता है ना कि गरीबी बहुत बड़ा एक पय है। गरीबी जो है ना, एक बहुत बड़ा पय है, और जिसको पेट के आग को बुझाने के लिए बाहर प्लान करके जाना होता है। इसलिए जाना होता है कि जो नेता हमारे यहाँ आए हैं अभी तक के, उन्होंने बिहार के बारे में सोचा ही नहीं है। टीवी पे बैठ के बोलना बहुत आसान है कि बिहार को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने किया ही नहीं है। आपका तो लोकसभा भी बिहार का सबसे गरीब है, और जिस बिहार में हम लोग बैठे हैं वो बिहार भी पूरे इंडिया में पहले नंबर पर आता है गरीबी के। देखिए, नंबर आंकड़ों में जो दिखता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा गरीब है। आप जो स्थिति देखते हैं, आंकड़ों में देखते हैं, वो आंकड़ा फिर भी अच्छा बताया जाता है। आप धरातल पर जब आइएगा, जब आप देखिएगा लोगों को, आपको समझ में आएगा कि किस स्थिति में लोग जी रहा है। आज बाहर हम लोग जाते हैं, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जा करके वहाँ काम कर रहा होता है फैक्ट्री में 18-18 घंटा। क्या मजबूरी है? कहीं ना कहीं गरीबी है, तभी तो जा रहा है ना। उसके पास खाने के लिए सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए बाहर जाता है कमाने के लिए। आँख में आपको आंसू आएगा, और उसी में जो है कि वहाँ के जो प्रशासन जो है, पुलिस है, NGO जो है, उन बच्चों को पकड़ करके ले, और इतना ही नहीं है, पकड़ के लेके जाने के बाद पैसे की उगाही की जाती है फैक्ट्री मालिक से। लाखों लाख रुपए का डिमांड किया जाता है उन बच्चों को पकड़ करके फैक्ट्री मालिक से, और वो भी जुल्म जो है कि बर्दाश्त करता है फैक्ट्री वाला। ऐसा बहुत सारा वाक़या, बहुत सारा कहानी है जो हमने खुद उसको झेला है, देखा है। प्रशासन से लेकर के वहाँ शासन, वहाँ जो भी है, वो कोई भी ये नहीं चाहता है कि यहाँ बिहारी अगर आया है तो ईमानदारी से कमा रहा है, यानी सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद
और नेता नजरे फेर लेते हैं मतलब निकल जाने के बाद। इसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इफ्तिखार आलम आए या कोई भी आए, आपके बीच अगर आप आ रहा है, वोट मांग रहा है, अगर एक बार आप मौका दे रहे हैं उसको काम करने के लिए, अगर वो काम नहीं कर पा रहा 5 साल में, तो दूसरी मरतबा चाहिए कि आप सवाल पूछिए और उसको हटा दीजिए। हम क्या करते हैं, बार बार एक ही नेता को चुनते हैं, एक ही आदमी को वोट देते हैं। आपके पार्टी तो अपनी संविधान के तहत लड़ेगी और संविधान में ये सब चीज पारित है। बिल्कुल, पहला ऐसा पार्टी है, ऐसा संगठन है जन स्वराज, प्रशांत किशोर। मैं उनकी सोच को सल्यूट करता हूं। मैं इसलिए नहीं कि मैं जन स्वराज में हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा सोच लेकर के आने वाला पहला व्यक्ति बिहार में है जो संविधान बना करके इतना मजबूती से काम करने आया हो। जाति और भेद के संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, जो आए दिन आपके विधानसभा में देखने को मिलता है, क्या आप लोग का अगर आगमन हुआ तो इसको भी मिटा देंगे? देखिए, जाति ये नेता का बनाया हुआ ट्रैप है। असल में आप पूछिएगा लोगों से, जाति में कोई रहना नहीं चाहता। मैं एक जगह बैठ करके एक टेबल पर हिंदू मुसलमान सब खाना खा रहा है, जाति कहाँ है? जाति उसी वक्त आता है जब चुनाव आता है। चुनाव के बाद जाति कहाँ चला जाता है? तो जाति सच्चाई नहीं है। गरीबी एक ऐसा पेय है जिसको नेता ने अपना इस्तेमाल किया है और वो उसको राजनीतिक तौर पर जो है कि इसको ये अपना जाति में और धर्म में उलझा दिया है। जाति है ही नहीं है। न जाति न धर्म, सिर्फ कर्म को प्रधानता देना चाहिए। कर्म को देना चाहिए। यही आपकी आवाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके बीच में मैं जनता मालिक से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपके माध्यम से सुनेंगे, कि देखिए, आपके बीच अगर कोई लड़का आ रहा है, वो अमीर है, गरीब है, आप ये देखिए कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर समझ जाएंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको किसी के दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ेगा। आपके दरवाजे पर नेता आएगा, आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, आपसे वो सवाल पूछेगा कि हाँ, आप बताइए हमको क्या करना है। कहीं मजहब में नहीं लिखा है कि आपस में बैर करो। देखिए, आप यही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी धर्म के ग्रंथ में, आप चाहे कुरान हो, बाइबल हो, या जो भी आपका दुनिया में ग्रंथ बना हुआ है, आप बता दीजिए कि मानवता के आधार पर किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी को आप मारो, किसी को पीटो, किसी को कुछ करो, लिखा हुआ है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो जब किसी का मजहब सिखाता ही नहीं है कि आप किसी से दुश्मनी करो, मारपीट करो, तो कहाँ यहाँ होने वाला है? मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, ये नेता का बनाया हुआ सिर्फ ट्रैप है। और ट्रैप में कौन फंसता है? वो भोला भाला गरीब जनता, जिसके पास कहीं ना कहीं जो है कि मजबूरी है, वो उस काम को करने के लिए, और नेता उसका फ़ायदा उठाता है। यही आपको ढाका विधानसभा की तमाम जनता और तमाम जन स्वराज के जितने भी आपके मेंबर और जितने भी चाहने वाले हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, मेरे जो चाहने वाले हैं और जो मुझे सुनेंगे आपके माध्यम से, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बिहार बदल रहा है और बिहार को आप युवा के हाथ में दीजिए। आपका समझ लीजिए कि ये रीढ़ है, इस देश का भी है और बिहार का भी है। तो युवा को आप आगे बढ़ाएंगे तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो सारा चीज़ बढ़ेगा। आपको भरोसा दिखाना होगा, जात मजहब से हट करके, और सिर्फ विकास की बात हो, और विकास बिहार के पार्टी और आपकी कामना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बिहार में रोजी रोजगार, ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि कोई विचार करना। अब ये बताइए ना, जिस नेता को हम चुन करके भेजते हैं, 2 आँखें 2 कान है 2 नाक है ना, जैसे और भी स्टेट में जो नेता है उसके पास भी सेम यही है। उसके पास तो 4 हाथ नहीं है, 4 पैर तो नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि हर स्टेट लगभग तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ से लोग वहाँ कमाने जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिहार में आकर के काम कर रहा है? आप वो छोड़ दीजिए काम का। हमारे हाथ में बिजनेस नहीं हो सकता है, ठीक है, आप नहीं किए। हॉस्पिटल तो आप बना सकते थे, अच्छा बना सकते थे ना, आपने नहीं बनाया है। अब मिसाल के तौर पर ले लीजिए, किसी भी ढाका में कोई पेशेंट अगर जाता है और पेशेंट को अगर कहा जाता है कि भाई आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, तो पटना रेफ़र करता है। और पटना से कहाँ रेफ़र करता है? बोलता है दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, आप बेंगलोर जाइए। किसी को आपने देखा है कि बेंगलोर और मुंबई और दिल्ली में कहते हुए कि इस डॉक्टर को आप बिहार जाइए इलाज कराने के लिए? ये एक भी ऐसा पेशेंट बता दीजिए जिस डॉक्टर ने कहा हो कि आप जाइए बिहार इलाज करा लीजिए। अब इससे बड़ा शर्म की बात क्या है हमारे लिए? ढाका विधानसभा के समीकरण के संदर्भ में क्या कहना है? क्या वोटों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, आप संख्या तो तकरीबन 3 लाख के आसपास में है, लेकिन समीकरण क्या है? देखिए, समीकरण कुछ नहीं है।
ये हमारा और आपका एक समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि बैठा हुआ एक नेता के द्वारा जो है कि एक ट्रैप है ये। जनता एक ही चीज़ जानता है कि भाई जो हमारे लिए भला करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको हम लेकर के आए। बाद में पलट जाए तो उसका नियत, जनता तो हर बार ठगा रहा है। सभी लोग तो शोरूम में बैठे हुए हैं और चौराहे पर बैठ के अपना बोर्ड लगाए हुए हैं। आप इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आम जनमानस को समझा रहे हैं, अपनी पार्टी की गतिविधियों से अवगत करा रहे हैं। क्या मूल कारण है? निरीह जनता में ही मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं उस परिवार से आता हूँ कि मेरे खुद के घर पर 2-2 साल छप्पर नहीं चढ़ता था। मैं बहुत गरीब परिवार से आता था। मैं भी पढ़ा लिखा, बाहर गया, अपना स्थिति बदला हूँ मैं, और बदल करके मैं यहाँ आया हूँ कुछ करने के लिए। बाकी ये है जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई है। कुछ बनावटी नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा महल है, मैं बहुत बड़ा काफला लेके चलता हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा ही चलता हूँ और कोशिश करूँगा कि वैसा ही चलता रहूँ, सेवा करता रहूँ। जितना होगा मैं करता रहूँगा। सेवा भावना है। सेवा भावना है, सेवा भावना है। और आज मैं 2-3 पंचायत में गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था कराया हूँ निजी खर्च से। उसका कापी, कलम, किताब, बहुत सा ऐसा काम है जो मैं करता रहता हूँ। पूर्व से आप कौन कौन सा सामाजिक कार्य करते हैं? देखिए, नॉर्मली जो मैं काम करता हूँ, जो मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, मान लीजिए कोई बीमार है, किसी का शादी है, गरीब बच्चों के पढ़ाई शिक्षा को लेकर के जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ खर्च करता हूँ। ये सब काम मैं करता रहता हूँ। अत्यंत आवश्यक माने सहयोग आप देता रहता हूँ। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, नया सोच लेकर के आ रहे हैं, नया बिहार बनाने आ रहे हैं, तो इसमें लोगों को चाहिए कि जो भी व्यक्ति आ रहा है सहयोग करे उनका, और एक नया बिहार बनता देखे। कि ये जुमला नहीं है। प्रशांत जी जो बोलते हैं कि मैं कुछ करके दूंगा आपको रोजी रोजगार करके दूंगा, यहाँ व्यवस्था बना के दूंगा, ये 100% बना के देंगे। और जुमले की बात नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। और इसका मूल नमूना यही है कि यह खुद कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत कर दिए, और अगर इनकी मानसा रहती कि मैं ही सब कुछ रहूं तो शायद ऐसा नहीं होता। वो ठीक है। सबसे बड़ा सोच देखिए कि हर बिहार में हर वो व्यक्ति शिक्षित हो। क्या चुनाव चिन्ह लिया गया है हमारे लिए? पार्टी के लिए जो प्रशांत जी लिए हैं वो क्या चुनाव चिन्ह लिए हैं आपको मालूम है ना? स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता मतलब आप देखिए शिक्षा के ऊपर हम लोग कितना रुझान है। चाह रहे हैं कि शिक्षित हो बिहार पढ़े और बढ़े, इसलिए ना हम लोग चुनाव चिन्ह लिए हैं स्कूल का बस्ता। जनसुराज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुंदर राज। सुंदर राज। सुंदर। और इसको आप लोग स्थापित करके ही दम लेंगे? बिल्कुल करके लेंगे। और ये आप आज हमसे मिले हैं, आप 5 साल के बाद मिलिएगा, 2 साल के बाद मिलिएगा, तो इफ्तिखार आलम को इसी तरह देखिएगा और इसी तरह के समाज में आप काम करते हैं। इसमें कुछ आप मतलब इनके बात, क्या नाम हुआ आपका? आप इनसे मिलने आए थे, आप इनके लिए दुआ कर रहे हैं कि जगह पर हमें जी, और इनकी बातों में सच्चाई झलक रही है जी। इनकी बातों में हर बात में सच्चाई। और अगर तो ऐसे युवा नेता का आगमन जो है वो जो है सो वरदान होगा अभिशाप में के माध्यम से। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हूँ और जहाँ एक तरफ लोग अन्य जगहों पर सज के बैठे हुए हैं, वहाँ एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो ग्राउंड लेवल पर बैठ के और निरीह जनता को अपनी पार्टी की विचारधाराओं और अपने पार्टी के कार्यकलाप को निरंतर समझा कर और उनको अपने तरफ प्रेरित करना चाहते हैं। और इनकी मानसा है कि जनता का आशीर्वाद लगा और पार्टी ने टिकट दिया तो ये विधानसभा भी लड़ सकते हैं, जो इनके पार्टी की जो नीति है उसके तहत चयन होता है। और ये